मेरे प्यारे छात्रों, आज इतिहास के अध्याय 2 राजा, किसान और नगर का ये पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर के दौरान हम इसका परिचय, प्रिंसिप और प्रियदर्शी, प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में प्रथम मगध, एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य वंश के बारे में जानकारी, साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का पतन और मौर्य साम्राज्य का महत्व, इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ साथ राजधर्म के नवीन सिद्धांत, यानी मौर्य वंश के बाद का है ये राजधर्म के नवीन सिद्धांत, राजा, दक्षिण के राजा और सरदार, दैविक राजा, इन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय। देखिए बच्चों, ये इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, जिसमें हमने 2600 बीसी से 1900 बीसी तक का कार्यकाल देखा था। और ये कार्यकाल परिपक्व, ये जो सभ्यता थी उसका परिपक्व कालिकता का कार्यकाल था, यानी पूर्ण विकसित थी इस दौरान। और इसके बाद का जो कालक्रम आता है वो वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी तक मानी जाती है, जिसमें 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल है और उसके बाद उत्तर वैदिक काल है। यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ऋग्वेद लिखा गया है और उसके बाद ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद ये उत्तर वैदिक काल के बाद का ये काल है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आज। बच्चों, ये प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप एक ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे और इनको इतिहास से थोड़ा सा रुचि थी। तो 1837 में सर्वप्रथम इन्होंने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अब ये ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि क्या थी? अशोक के जो स्तंभ हैं, अधिकांश स्तंभ ब्रह्मी लिपि में हैं और पश्चिमोत्तर, यानी आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो तक्षशिला साइड में थे, वो स्तंभ हैं खरोष्टी लिपि में। तो ये दोनों लिपियों को पढ़ने में सफलता हासिल की जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप 1837 में। तो ये आता है प्रश्न में कभी कभी। इसके बाद इससे हुआ क्या? इससे हमें आसानी हुई उसके कार्यक्रम जानने में, पूरे साम्राज्य को राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने में। तो और इसको जाने कैसे? अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी, यानी जो अभिलेख थे और जो सिक्के थे उस पर प्रियदर्शी, ये माने एक सुंदर मुखाकृति वाला एक व्यक्ति, जिसको राजा कह सकते हैं, वो सिक्कों पर उसका चित्र होता था। और इसी के साथ साथ जो कुछ नाम भी लिखे हैं, मिले हैं अशोक के अभिलेखों पर अशोक का नाम भी मिला है। तो इससे लिंक किया जाता है कि अशोक के चित्र रहे होंगे। तो ये चीज़ें रही थी उस सभ्यता में। इसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाता है। अंदाज़ा, ये सटीक जानकारी है, अंदाज़ा तो बहुत कम गुंजाइश है इसमें। इस काल की बिल्कुल सटीक जानकारी है, क्योंकि ये जो साक्ष्य मिले हैं वो मूल रूप में मिले हैं, जहाँ से भी मिले हैं, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके बाद जो काल आया है उस पर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों में ऐतिहासिक चर्चाएं शुरू हो गई। ये बिल्कुल सटीक थी। इस पर फिर वो ये चर्चाएं नहीं हुई कि ये कब का होगा, कैसे होगा या नहीं होगा, लेकिन ये था, ये निश्चित हो गया। अब इसका जो शासन है, जो प्रशासन तंत्र है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उस पर चर्चाएं होना शुरू हुई हैं। तो उस पर हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो मगध था वो कहाँ पर था। 16 महाजनपद थे उस समय। ये 6ठी बीसी की बात कर रहे हैं, 6ठी सदी बीसी की बात कर रहे हैं, 600 बीसी के आसपास उस समय की ये स्थिति थी जो नक्शे में दिखाई दे रहा है। जो देखो, ये अभी हम आगे चलेंगे, ये जो तक्षशिला, ये गांधार
जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। गांधार हमने महाभारत में पढ़ा है, जो सुना है, जो ये धृतराष्ट्र से उनकी पत्नी थी गांधारी, वो इसी की थी, गांधार की। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र, ये कुरु है, मथुरा, और ये मगध। इधर नीचे जाएंगे तो दक्षिण के राज्य हैं, ये अवंती है, उज्जैनी, और ये बंगाल साइड का ये पूरा भाग। तो इस तरह से ये पूरे, ये सूरसेन, मथुरा, इस तरह से ये थे 16 महाजनपद। इनकी लिस्ट ये अलग देख लेते हैं, इनकी राजधानी भी सामने लिखी है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं बाद में। काशी, कुरु, कौशल, पांचाल, अंग, मत्स्य, मगध, सूरसेन, बज्जी, अस्मक, मल्ल, अवंती, चेद, गांधार, वत्स और कंबोज। ये 16 महाजनपदों की लिस्ट है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहे, लेकिन 6ठी शताब्दी में ये अस्तित्व में थे। इसमें एक महत्वपूर्ण देखने की बात है कि ये जो वज्ज है बच्चों, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, वज्ज और मल्ल ये 2 गणतांत्रिक महाजनपद थे। तो ये पूछा जाता है इस समय कि कितने गणतंत्र थे महाजनपद, तो 2 थे और 14 राजतंत्र थे। तो ये रहे 16 महाजनपद। अब इससे आगे हम देखते हैं 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। बच्चों ये मगध जब इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, तभी इसको लिया गया है। तो इसकी विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं देखते हैं। इसकी सबसे पहले भौगोलिक की स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर में गंगा नदी है, पश्चिम में सोन है और पूर्व में चंपा नदी है। यानी ये 3 तरफ से नदियों से घिरा है, 3 तरफ नदियां हैं, और नदियां हैं तो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी से भरा होगा, और यहाँ जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये कृषि के लिए बहुत उपयुक्त था, ये क्षेत्र पूरा कृषि के लिए उपयुक्त था। तो कृषि समृद्ध थी और कृषि अच्छी थी, उत्तम थी, तो यहाँ का राज्य है समृद्ध होगा ही। ये तो रही कृषि के उत्पादन की बात। अब बात करते हैं व्यापार और औद्योगिक उत्पादन की। देखिए ये जो झारखंड है उससे लगा हुआ है, दक्षिण में थोड़ा सा। झारखंड में लोहा का जो लौह अयस्क है वो आयरन ओर है, बहुत अधिक मात्रा में है। हमने देखा है हड़प्पा सभ्यता में लोहे का जिक्र नहीं है, लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक काल में लोहे का ज्ञान, बाद के वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया है, और लोहे का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होना शुरू हो गया है। इस काल में लोहे का बहुत उपयोग हो रहा है, जिसमें उपकरण और हथियार बनाने में उपयोग हो रहा है इसका, और ये आसानी से मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यापार में भी ये सुविधाजनक था और बहुत बड़ा इसका महत्व था व्यापारिक दृष्टि से भी। इसके साथ देखते हैं गंगा और उसकी उपनदियों में जो आवागमन था, यानी जो पर्यटन था, सामान का ढुलाई का जो काम था वो आसानी से हो जाता था, नदियों से बहुत आसान होता था और सस्ता पड़ता था। तो उसका ये महत्व था इसका, इस साम्राज्य का। तो ये इसकी विशेषताएं थी इस मगध की। अब इसके थोड़े शासक देख लेते हैं, कौन कौन शासक रहे हैं। बच्चों ये मगध की स्थापना के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। मगध की जो स्थापना हुई है बृहद्रथ के द्वारा, ध्यान रखिए, बृहद्रथ के द्वारा। बृहद्रथ के जो पिता थे चेदिराज वसु, ये भी लिखा है चेदिराज वसु ने अपने पिता को गद्दी पर, अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी थी, यानी पहले भी राजगद्दी पर थे वो। लेकिन जब इतिहास में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसका सही उत्तर अभी तक निकल के आता है वो बृहद्रथ ही है, बृहद्रथ को ही माना जाता है। तो ये याद रखिए मगध की स्थापना किसने की, बृहद्रथ ने। उनका पुत्र था जरासंध, इसकी कहानी अभी महाभारत में सुनी होगी आपने। बृहद्रथ का कोई बच्चा नहीं था तो एक ऋषि के पास गए, ऋषि ने उनको आम का फल दिया। उनकी 2 रानियां थीं, उन्होंने आधा आधा आम करके दोनों रानियों को दे दिया, और फिर उनसे आधे आधे बच्चे पैदा हुए। आधे आधे बच्चे पैदा होने की वजह से उन्होंने जंगल में फेंकवा दिया। वहाँ जरा नाम की एक राक्षसी थी जिसने उन दोनों बच्चों को जोड़ दिया और राजा के पास पहुँचवा दिया।
जिसके कारण इसका नाम जरासंध पड़ा। ये बहुत शक्तिशाली राजा था। ये इसकी कृष्ण से दुश्मनी थी। 17 बार इसने आक्रमण किया था और इसने 86 राजाओं को अपने कैद में कर लिया था। उनके साथ राज्य अपने अधीन कर लिए थे, छोटे छोटे जो राजा थे। तो ये इतना शक्तिशाली था। और फिर बाद में श्री कृष्ण के कहने पर श्री कृष्ण अर्जुन और भीम दोनों ब्राह्मण के वेश में जाते हैं और इसके मिलते हैं। फिर मल्लयुद्ध होता है, उसमें ये जरासंध की मृत्यु होती है। भीम के साथ मल्लयुद्ध होता है जिसमें इसकी मृत्यु होती है। तो बच्चों, उसके बाद फिर उसका पुत्र सहदेव गद्दी पर बैठता है और इस तरह से आगे बढ़ता है। और इसका अंतिम शासक होता है रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या पुलिक, इसका दरबारी था, रिपुंजय का दरबारी था पुलिक, उसके द्वारा रिपुंजय की हत्या हो जाती है और पुलिक ने अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया। ये चीज़ उस एक दूसरी दरबारी था मही, उसको अच्छा नहीं लगा और उसने पुलिक और उसके पुत्र की हत्या कर दी और अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बिठा दिया। बिंबिसार को गद्दी पर बिठाने के बाद यहाँ से एक नए युग की शुरुआत होती है मगध में। और ऐसा माना जाता है कि जो वास्तविक संस्थापक है वो बिंबिसार है। और यहीं से इस बिंबिसार के जो वंश आगे चला है उसको हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं वो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, उसके बेटे ने यानी, और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की। यानी यहाँ पर पिता की हत्या पुत्र करके गद्दी पर बैठ रहा है और इसीलिए इसको हर्यक वंश या पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ध्यान रखिए। और एक महत्व है इसका जो राजा है उदयन, उदयन ने राजधानी को चेंज किया है। पहले राजधानी थी राजगृह, बृहद्रथ के समय राजधानी थी राजगृह, राजगिरी, राजगीर, राजगाह, ऐसे कई नाम आते हैं। इसका मतलब होता है राजा का घर। तो वहाँ से उदयन ने, ध्यान रखिए हर्यक वंश का है उदयन, अजातशत्रु के बाद उदयन ने राजगृह से ये इसकी राजधानी को स्थानांतरित किया है पाटलिपुत्र में। बच्चों, इसके बाद शिशुनाग वंश आता है जिसके जो महत्वपूर्ण शासक हैं शिशुनाग और कालाशोक। एक चीज और बता दें कि ये जो बिंबिसार है, बिंबिसार महावीर, जैन और बौद्ध धर्म के समकालीन है। बिंबिसार की मृत्यु के बाद, बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है 492 बीसी में। उसके बाद 487 बीसी में महात्मा बुद्ध की का निर्माण होता है और उसके 487 में अजातशत्रु है उस समय। और उसी समय उसी साल कुछ ही हफ्तों के अंदर ही प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें ये 2 पिटकों की रचना होती है। ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला जो सम्मेलन है बिंबिसार के समय हुआ है, अजातशत्रु के समय हुआ है। और दूसरा हुआ है 100 साल बाद, ये शिशुनाग वंश का है कालाशोक, शिशुनाग वंश का है कालाशोक, इसके समय पर हुआ है दूसरा सम्मेलन बौद्ध धर्म का। संगीत कहते हैं, बौद्ध संगीत कहते हैं। तो दूसरी हुई है कालाशोक के समय। उसके बाद आता है नंद वंश। इसके जो महान शासक हैं महापद्मनंद और धनानंद। महापद्मनंद ने इसकी स्थापना की, उसके बाद धनानंद आता है। बच्चों, धनानंद के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। धनानंद पहले ऐसे होता था कि तक्षशिला और नालंदा 2 शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे जहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान शिक्षा ग्रहण करते थे, दिलाते थे। तो ये चाणक्य थे, चाणक्य की चर्चा करेंगे आगे, थोड़ी सी कर लेते हैं। ये वहाँ पर चाणक्य वहाँ के विद्वान थे तक्षशिला के, तो उनके द्वारा फिर धनानंद की मृत्यु होती है और नंद वंश का अंत होता है। आगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मौर्य वंश पर आ जाते हैं सीधे। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का अंत होता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है। चाणक्य की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, आगे हम बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक,
ये देखिए चाणक्य ने इन तीनों को शिक्षा दी है। चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर गद्दी पर बिठाया, यानी नया साम्राज्य स्थापित करवाया। फिर बिंदुसार को शिक्षा दी, बिंदुसार के समय पर है, और बिंदुसार के बाद अशोक को भी शिक्षा दी है बचपन में। तो ये तीन वंश को शिक्षा दी है चाणक्य ने। आगे हम बात करते हैं आरंभिक साम्राज्य मौर्य वंश, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। मौर्य वंश की चर्चा करेंगे इसमें विस्तार से। मौर्य वंश जो है इसके स्रोत क्या हैं? देखिए पुरातात्विक स्रोत हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला इसका बहुत बड़ी चरम पर थी, उससे बहुत अच्छी कला थी उस समय। और ये अशोक के अभिलेख, ये और ये देख लिया हमने पहले, ब्रह्मी अशोक के जो अभिलेख हैं ब्रह्मी और खरोष्ट लिपि में लिखे गए हैं, और दोनों भाषाओं को प्रिंसिप द्वारा सफलतापूर्वक पढ़ लिया जा चुका है। तो अब ये इसमें कोई शक नहीं रह गई। अब इसकी जानकारी बिल्कुल सटीक मिल रही है, क्योंकि इसके जो चिन्ह मिले, जो अवशेष मिले, वो मूल रूप में हैं, और उन पर जो चीज़ें लिखी हैं वो पूरी तरह से सत्य मानी गई हैं। साहित्यिक इसके स्रोत हैं, ये यूनान का राजदूत है मेगास्थनीज, उसकी पुस्तक है इंडिका। वो चाणक्य के जो है अर्थशास्त्र, जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं और पौराणिक ग्रंथ हैं, ये इसके साहित्यिक इसके प्रमाण हैं। इसके बात कर लेते हैं। देखिए जब मौर्य वंश की बात करते हैं, जैसे हमने कहा था, मौर्य वंश की जब बात करते हैं और चाणक्य की बात ना हो तो ऐसा तो संभव नहीं है, पूरा नहीं होता। तो इसकी, क्योंकि मौर्य वंश को स्थापित करने में चाणक्य की पूरी भूमिका थी। होता ऐसे है कि जब सम्मेलन हुआ करते थे विद्वानों के, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला के जो विद्वान थे वो इकट्ठा होते थे, जहाँ पर भी इनको बुलाया जाता था। तो ये मगध के जो उस समय सम्राट था धनानंद, एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें चाणक्य भी तक्षशिला से आए थे, और वहाँ पर ये उन्होंने इसमें भाग लिया। और वहीं से धनानंद ने, चूँकि धनानंद का नाम ही धन का बहुत लालची व्यक्ति था, उसने बहुत बड़ा पैसे का बहुत धन इकट्ठा कर लिया था, बहुत बड़ा कोष था इसका। तो उसके लिए एक बहुत विद्वान चाहिए था। इन्होंने चाणक्य को अपना कोषाध्यक्ष बना लिया, यानी दरबार में एक दरबारी के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर उनको रख लिया अपने यहाँ। चाणक्य थोड़ी सी मतलब अपने स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो किसी के अधीन रहना नहीं चाहते थे। कई बार इसमें थोड़े दिनों के अंदर ही कई बार थोड़ी सी नोकझोंक हुई, और अंततोगत्वा धनानंद ने चाणक्य को बेइज्जत करके निकाल दिया। और बेइज्जत करके निकालने के बाद में उन्होंने अपना एक प्रेस्टीज इशू बना लिया, अपनी एक स्वाभिमान से जोड़ दिया, और उन्होंने प्रण कर लिया कि धनानंद का अब हमें अंत करना है। इसी के चलते इनकी चंद्रगुप्त से मुलाकात होती है। ये चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाते हैं और वहाँ शिक्षा दीक्षा देते हैं, और इसके लिए सैन्य शिक्षा देकर इसको तैयार करते हैं। बच्चों ये एक चीज़ और ध्यान रखिए कि धनानंद के समय पर ही सिकंदर का आक्रमण हुआ है 327 BC में, उस समय धनानंद था। तो ये पश्चिम साइड में जहाँ पोरस राजा था उसमें बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, और वहाँ से ये वापस चला गया है सिकंदर। उसकी सेना ने मना कर दिया तो ये वापस चला गया। यहाँ से वापस जाने के बाद वहाँ उसका जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद सेल्यूकस, उसका जो सेनापति था, सेल्यूकस यूनान के राजा बनता है। इसके बाद देखिए यहाँ जो सेल्यूकस है यूनान का राजा है, और इधर जो पंजाब का क्षेत्र जो सिकंदर ने अपने अधीन किया था, वहाँ अपने गवर्नर छोड़कर चला जाता है, और वहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है ये साम्राज्य उसका, और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा वहाँ आक्रमण किया जाता है। इसके बाद यहाँ धनानंद के भी साथ 3 बार आक्रमण किया जाता है। तीसरी बार में चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद पर सफलता हासिल होती है। उसके बाद धनानंद को कह दिया जाता, मारा नहीं जाता, उनको कह दिया जाता तुम जितना ले जा सकते हो
एक बार में जितना धन ले जा सकते हो ले जाओ, तो वो लेके चला जाता है वहाँ से। और इसी के साथ साथ इसकी कहानी एक और है कि पश्चिम में आक्रमण करता है फिर भी जोर से, तो ईरान तक इसका कब्जा हो जाता है और वहाँ पर ये सेल्यूकस का राज्य है। सेल्यूकस पूरी तरह से हार जाता है और हारने के बाद वो अपनी लड़की बेटी की शादी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ये इसमें चाणक्य के कहने पर, चाणक्य जो कहते हैं वही करता है, और शर्तें लगाई जाती हैं कि इस बेटी का कोई जो बेटा होगा वो उत्तराधिकारी नहीं होगा वगैरह वगैरह, और ये बेटी कभी भी राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सेल्यूकस की बेटी। तो ये कई शर्तें लगाई जाती हैं और सामाजिक संबंध बन जाते हैं, और उसी शर्त के आधार पर सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में नियुक्त होता है, और ये पाटलिपुत्र में राजदूत बनकर रहता है, जिसने भारत के जगह जगह जाकर उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। उसने पुस्तक लिखी है इंडिका। तो ये बहुत प्रामाणिक पुस्तक है, याद रखिए, ये बहुत बार प्रश्न में ये परीक्षा में आती है। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, वो भी राजनीतिक है, राजनीतिक चीज़ें हैं उसमें, नाम अर्थशास्त्र है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। आगे चलते हैं इससे। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, ये इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका साम्राज्य, क्योंकि पूर्व में बंगाल से लेके और ईरान तक राज्य था, ईरान से लगा हुआ राज्य था, और दक्षिण में पूरा दक्षिण था। तो ये और अब इसका साम्राज्य कैसे संभलता होगा, जहाँ महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो ये कैसे चलता होगा, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, ये जो राजनीतिक केंद्र थे जहाँ से शासन चलता था वो 5 थे इसकी, याद रखिए 5 थे। एक केंद्रीय राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो पश्चिमी राजधानी थी तक्षशिला, बीच में उज्जैनी, अवंती, जो अभी हम इंडिकेट किया था, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। तोसिल थी, उड़ीसा में पड़ता था, जो बंगाल वगैरह पूर्व का पूरा राज्य देखते थे। और दक्षिण में सुवर्णगिरी, कर्नाटक। ये सारा ये इस तरह का तंत्र था, यानी 5 राजनीतिक केंद्र थे जहाँ से इनका प्रशासन चलता था। अब प्रशासन होता कैसे था, देखिए, जो केंद्रीय तंत्र है, यानी कह सकते हैं कि शांति काल में किस तरह से चलता था। 30 सदस्यीय आयोग होता था, 30 सदस्यीय आयोग। कैसे, उसको 6 भागों में भी डिवाइडेड था, जिसको मंडल कहते थे। 6 मंडल थे और प्रत्येक मंडल में 5 सदस्य होते थे। पहला मंडल औद्योगिक कला, वेतन स्तर, कारीगर की रक्षा वगैरह आदि बहुत सारे विभाग थे जो ये देखता था। दूसरा मंडल विदेश संबंधित, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशों से संबंध अच्छे होंगे बहुत सारे, तभी ये विदेशियों से एक विदेश मंत्रालय था एक तरह से, तो विदेशियों को देखने के लिए एक मंडल था। तीसरा मंडल था जन्म और मृत्यु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जनसंख्या के बारे में बहुत सजग थे ये। तो जन्म और मृत्यु के आंकड़े रखने के लिए एक मंडल था तीसरा। चौथा मंडल वाणिज्य और व्यापार के लिए। पांचवा मंडल निर्मित वस्तुओं की देखभाल करने के लिए, यानी उत्पादन बहुत होता था, इसका मतलब ये है। तो निर्मित वस्तुएं जो होती थी उनकी देखभाल के लिए और उनके व्यापार को शिफ्ट करने के लिए इधर से उधर, उसको पूरी देख रेख करता था। आवागमन के लिए यही देखता था। उसके बाद छठा मंडल था शुल्क, यानी टैक्स के लिए। ये भी बहुत वित्त मंत्री कहते हैं इसको। तो वित्त का काम पूरा छठा मंडल देखता था। अब देखते हैं ये युद्ध काल में, ये तो शांति काल में था। अब युद्ध काल में कैसे था, देखिए युद्ध काल में भी फिर वही उसी तरह का ढांचा था। 30 सदस्यीय आयोग था जिसमें 6 मंडल थे और प्रत्येक मंडल में 5 सदस्य। पहला मंडल नौसेना को देखता था। दूसरा मंडल सेना की आपूर्ति, यानी पूरी सेवा की सेवाएं, सेना को किस किस चीज़ की जरूरत है वो देखता था। तीसरा मंडल पैदल सेना को। चौथा मंडल अश्वारोही घोड़ों वाली सेना को। पांचवा मंडल युद्धरथ वाली सेना को। और छठा मंडल हाथी सेना को देखता था। तो इस तरह से ये कितना सुसंगठित प्रशासन था, शांति काल का भी और ये युद्ध काल का भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए और आगे तक के लिए भी याद कर लीजिए। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य, जब इतना बड़ा साम्राज्य था तो पतन कैसे हो गया, इसके कारणों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ये मौर्य साम्राज्य देखिए इतना बड़ा विस्तृत था, इतना बड़ा साम्राज्य था, फिर भी 150 साल लगभग चला है, ज़्यादा नहीं।
तो इसके कारण क्या है कि ये इतनी जल्दी पतन हो गया? इसका कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण था अशोक की धार्मिक नीति। अशोक को महान तो कहा जाता है, और महान ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले जब गद्दी पर बैठा था तो ऐसे का बताते हैं कि इसके 101 भाई थे, जिसमें से एक सबसे छोटा और अशोक खुद, इनको छोड़ के 99 को इसने भर दिया था, और उसके बाद गद्दी पर बैठा था। इतना क्रूर होगा। और उसके बाद बहुत सारे युद्ध किए, और जो इसका अंतिम युद्ध था कलिंग, जिसमें लाखों लोग मारे गए, और इसको बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहीं से इसकी महानता की एक लकीर खिंचती है। यहाँ से वो महान बनता है, बिल्कुल धार्मिक हो जाता है, अहिंसावादी हो जाता है, प्रण करता है कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, और बौद्ध धर्म अपना लेता है। बौद्ध धर्म के बहुत विस्तार से प्रचार प्रसार करता है। तो अब धर्म अपने हाथ में ले लिया तो सीधी सी बात है, ब्राह्मण इससे नाराज हो गए। ब्राह्मणों के काम इसने राजा ने खुद ले लिया, तो इसलिए ब्राह्मण विरोध में आ गए, जिनकी वजह से इस कमज़ोर हुआ शासन। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं को बहुत बड़ी मात्रा में प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया इधर उधर विदेशों में, श्रीलंका वगैरह बहुत जगह। बेटे बेटी को भी भेजा, संघमित्रा और महेंद्र को। तो ये इस पर भी बहुत सारा खर्च हुआ। अब देखिए खर्च इतना सारा हो रहा है, और इसका नतीजा राज्य को कुछ नहीं मिल रहा, केवल धर्म के लिए खर्च हो रहा है, तो राजकोष खाली हो रहा है। ये राजकोष आगे वाले उत्तराधिकारी जो थे उनको खाली मिला, जिसके कारण भी ये साम्राज्य के पतन के कारण बना। प्रांतों में दमनकारी नीति, और राजा धार्मिक हो गया तो वहाँ वो निरंकुश हो गई, प्रांतों में निरंकुशता हो गई, तो ये भी कारण बना। पश्चिम में जो सीमांत जो राज्य थे तक्षशिला वगैरह, तो उनकी उपेक्षा की गई, जिसके कारण मध्य एशिया से आक्रमण हुए। अशोक के बाद कमजोर राजाओं का ये भी बात की थी, कमजोर राजा आए जिसकी वजह से आगे पतन होता चला गया। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, ये याद रखिए, आता है बृहद्रथ। देखिए मगध साम्राज्य की स्थापना भी बृहद्रथ ने की है, वो अलग है ये अलग है, नाम सेम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बृहद्रथ ने की थी, और ये अंतिम राजा भी बृहद्रथ है मौर्य वंश का। और इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की है। उपमहाद्वीप में यानी दक्षिण में अलग अलग शासक, अलग अलग रजवाड़े बन गए, इस तरह से इसका पतन हो जाता है। मौर्य साम्राज्य का महत्व कितना है? देखिए मौर्य साम्राज्य का महत्व बहुत है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में इसकी जो अखरोष्टी और ब्रह्मलिपि को पढ़ा गया है, तो इससे ये पता चलता है कि जो पहले हमारे इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगते थे, वो प्रश्न चिन्ह समाप्त हो गए, क्योंकि ये जो जानकारी मिली है, अब सटीक जानकारी मिली है, और बहुत बड़े साम्राज्य के संकेत मिले हैं। सब जगह नाम मिले हैं, राजा के चित्र मिले हैं, और कला सेम एक जैसी कला है सब जगह। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इतना बड़ा साम्राज्य था। विदेशियों के लिए तो ये आश्चर्यजनक था, लेकिन वही भारतीयों के लिए ये गौरवशाली और उत्साहवर्धक था, भारतीय इतिहासकारों के लिए, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर फिर भारतीय इतिहासकारों ने इसके आगे के और पीछे के इतिहास को बहुत गौरवान्वित तरीके से लिखा है। तो ये इसलिए इसका महत्व है इतिहास में, ऐतिहासिक बहुत बड़ा महत्व है इसका। यहीं से वास्तविक इतिहास की शुरुआत होती है, जो सही मायने में और सटीक जानकारी मिलती है। इसके बाद प्रस्तर मूर्तियों सहित सभी पुरातात्विक जो कला है, ये बहुत प्रमाण है इसकी। कला के लिए बहुत, जैसे गांधार शैली है, वो भी इसी समय की है, और गांधार शैली 2-3 शैलियों से मिक्स है। तो ये क्योंकि वो ईरानी वगैरह भी छाप है उस पर, ईरानी भी है और भारतीय भी है, तो इसलिए, और वो फेमस भी है, वो इसी की देन है। तो इसलिए इस साम्राज्य का बहुत बड़ा महत्व है कला की दृष्टि से भी। अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक का इस पूरे साम्राज्य में मौर्य वंश में बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत परिश्रमी था और बहुत विनीत था। बाद में बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत दयालु हो गया है, अहिंसावादी हो गया, जैसे अभी हमने बात की, बौद्ध धर्म को अपना लिया, फिर सब जगह धार्मिक प्रचार प्रसार भी किए हैं। इस तरह से ये बहुत विनीत था। फिर ये जो एक महत्वपूर्ण बात है, 20वीं सदी में जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, यानी हमारे जो आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, उस समय के जो नेता थे, राष्ट्रवादी नेता, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है अशोक। तो ये बहुत महत्व है हमारे
आधुनिक इतिहास में भी। तो ये देखिए, ये प्राचीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास 20वीं सदी की बात करेंगे तो वहाँ भी इसका महत्व है। आगे हम बात करेंगे जिस बिंदु पर मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद साम्राज्य बिखर गया, सब अपने अपने करने लगे और दक्षिण में बहुत सारे दक्षिण के राजा और सरदार, दक्षिण में जो तमिलकम है यानी बिल्कुल लास्ट वाला जो उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है, उसमें तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, यहाँ पर तीन छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए हैं जिनको सरदारी भी कहते हैं, चोल, चेर और पांड्य। ये इनका उदय हुआ है और ये समृद्ध और स्थायी भी साबित हुए हैं। तो इस तरह से ये उसके बाद कहानी है। ये राज्य अलग अलग स्थापित हो गए। उसके उत्तर में चलें महाराष्ट्र और ये आगे बीच का जब आ गया सातवाहन वगैरह, ये इनका उदय हुआ है। और इसके बाद ये पश्चिम की बात करें, पश्चिमोत्तर की बात करें तो मध्य एशिया से आक्रमण हुए हैं शकों के द्वारा और कुषाणों के द्वारा। ये जो लोग थे पश्चिम एशिया के, ये दैविक राजा थे, मानते थे अपने आप को दैवी शक्ति मानते थे। तो ये अपने आप को देवता से जोड़ के देखना बहुत पसंद करते थे। और इसका एक प्रमाण भी है, उत्तर प्रदेश में माट एक तहसील है, उसके पास एक देव स्थान पर कुषाणों, जो कुषाण शासक थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी यहाँ पर। तो ये इससे ये पता चलता है कि ये अपने आप को देवता तुल्य समझते थे और अपने नाम के आगे देवपुत्र आदि की उपाधि भी लगाते थे। तो इस तरह का है मौर्य वंश के बाद की कहानी। बच्चों आज का इतना ही। अब आगे हम देखते हैं अगले उसमें व्याख्यान में हम देखेंगे बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि, उपज बढ़ाने के तरीके, ग्रामीण समाज में भिन्नताएं, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण, नगर एवं व्यापार, इसमें देखेंगे हम नए नगर, नगरीय जनसंख्या, उपमहाद्वीपीय और उसके बाहर का व्यापार, सिक्के और राजा। मूल बातें होंगी अगले लेक्चर में। अभिलेखों का अर्थ कैसे लगाया जाता है, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य क्या क्या हैं हो सकते हैं, और आगे अभिलेखों के साक्ष्य की कुछ सीमा होती है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ये रहा आज का लेक्चर। कैसा लगा आपको? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे।